अगर सिमेट्री की बात की जाए तो अगर तुम इसको ऐसे काट देगा, ऐसे काटेगा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, ऐसे काटेगा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा। गैस पीरियड शुरू होता है और ये गैस पीरियड के बाद 3 को जन्म लेगा। पता कैसे करता है? ये डिप्लोप्लास्टिक का टॉपिक किया, बट डिप्लोप्लास्टिक का नाम क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हो रहा है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले किंगडम एनिमल को कितने फाइलों में बांटा गया है। मैंने उसको याद करने का एक प्रॉपर वेल डिफाइंड ट्रिक दिया था जो आप लोगों को याद करने में कई ज्यादा कठिनाई नहीं थी। फिर मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया इनटू फाइलम का सब डिवीजन 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार ऑर्गेनिज्म को बांटा था उस बारे में सीखा था। और आज हम लोग उसी का दो चीज सीखने वाले, एक तो सिमेट्री वाला बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन को सीखेंगे और दूसरा इम्ब्रोइनिक लेयर। इम्ब्रोइनिक लेयर क्या क्या है? डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं उसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के दूसरे और तीसरे सीढ़ी को। ठीक है, ये सीढ़ी है सिमेट्री। फिर सिमेट्री में हम लोग टाइप ऑफ सिमेट्री देखेंगे, एसिमेट्रिकल, रेडिकल सिमेट्री और एक होता है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। फिर हम लोग इम्ब्रोइनिक लेयर में पढ़ेंगे डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और कई सारे लोगों ने ये सब डालना चुका भाई, इक्टोड्रम, इंडोड्रम और नीजोड्रम। ठीक है, और इन सभी का एग्जांपल बेस्ड एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सीरीज नंबर 3 सिमेट्री पे आ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्री होता क्या है। अगर सिमेट्री की बात की जाए तो तुम किसी सब्जी को लो, परोर को लो, झींगी को लो, चाहे तुम अदरक को लो, चाहे आलू को लो, ये एक बार के लिए तुम अदरक को काट के देखो। अगर तुम अदरक को काटते हो बीच में, ये जैसे मान लीजिए ये अदरक है, ठीक है, ये अदरक है। अगर तुम इसे बीच में से काटो, ऐसे काटो या ऐसे काटो, तुम्हें कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। चाहे तुम वेट के हिसाब से नाप लो, चाहे किसी के हिसाब से लो। तो जिस प्रकार तुम जब अदरक को काटा, जैसे अदरक को तुम काटा तो वो इक्वल, जब तुम बीच में काटा अदरक को तो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड नहीं हुआ। जब इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें काटने पे हमें इक्वल पार्ट नहीं मिला। हम इस चीज को समझें। बिल्कुल उसी प्रकार सिमेट्री भी है। जब किसी ऑर्गेनिज्म को बीच में से काटा जाता है या किसी प्लेन पे काटा जाता है तो हमें ऑर्गन का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखने के लिए मिलता है बॉडी में, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन है। मैंने इन्हें बीच से काट देते, इन्हें फेफड़ा है तो इन्हें फेफड़ा है कि नहीं है, इन्हें लंग्स है तो इन्हें लंग्स है कि नहीं है, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम अदरक को काटे तो फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक साइड का वेट कहीं ज्यादा होगा, एक साइड का कहीं कम होगा। ठीक है, तो इसी को सिमेट्री बोलते हैं। तो इंसान में किस प्रकार से ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन को या पोजीशन को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे में देखो, सिमेट्री रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट इन ए ऑर्गेनिज्म। जैसे इंसान को ऐसे बीच में से उड़ा दें, कैसे महेंद्र बाहुबली में ऐसे अगर बीच में से फाड़ दे, जैसे महाराणा प्रताप ने फाड़ दिया था, तो अगर ऐसे फाड़ दे तो एक गोड़ इन्हें है, एक गोड़ उन्हें है, लंग्स इन्हें है, ऑर्गन ऐसे, इस प्रकार से डिवीजन देखने को मिलेगा। तो इसी डिवीजन को बेसिस को हम लोग बना लिए हैं सिमेट्री, जिससे कई सारे किंगडम एनिमलिया को डिवाइड किया गया है कई सारे फाइलम में। ठीक है, इसी को सिमेट्री बोलते हैं। इट हाईलाइट्स द पोजीशन ऑफ ऑर्गन। जैसे तुमको बीच में से काटे तो वो सिमेट्री है। तो एक जगह पे तुम्हारा हार्ट तुम देख रहा है, लेफ्ट साइड में हार्ट देख रहा है, राइट साइड में भी तुम हार्ट देख रहा है, एक तरफ तुम लंग्स देख रहा है, एक तरफ तुम भी लंग्स देख रहा है, एक तरफ एक टांग है तो एक तरफ भी टांग है। तो इसी चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो धीरे धीरे, तो उसी चीज को इट हाईलाइट्स द पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अगला बात यह है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन डायमेंशन थी ज्योमेट्रिकल डिजाइन फॉर्म। जैसे तुम अगर इंसान को अगर बीच में से इसे उड़ा देंगे तो एक को एने वाला ज्योमेट्रिकल डिजाइन दिखेगा, एक एने वाला, तो दोनों में सिमिलर डिवीजन देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार सिमेट्री को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, एक तो एसिमेट्रिकल, रेडिकल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब कोई डिजाइन नहीं है, बिल्कुल अदरक है, कान्हू से काट दो। चाहे तुम इस अदरक को ऐसे काट दो, 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 चाहे तुम जैसो काट दो। इसमें जैसे ये अदरक को तुम काटा तो ये वाला पार्ट का वेट 2 kg होगा, तो ये वाला पार्ट 1 किलो होगा।
अगर ई वाला के शेप ऐसे ऐसे है तो ई वाला के शेप ऐसे ऐसे होगा। तो देखो कहाँ पे तुम्हें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का चीज ही नहीं है। कहा जाए तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का चीज ही नहीं है। चाहे तुम किसी भी प्लेन में काट लो, कहीं पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन तुम्हें दिख रहा है या पार्ट्स दिख रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार एसिमेट्रिकल में नो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन ऑब्जर्व, कोई भी सिमिलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन को ऑब्जर्व किया ही नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगला बात की जाए तो इसका एग्जांपल, बेटर एग्जांपल है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में सबसे बढ़िया एग्जांपल, पोरीफेरा का तो कई सारे एग्जांपल है, स्पोंजेस हो गया, स्पोंजिलिया हो गया, यू स्पोंजिया हो गया, साइफा हो गया, कई सारे एग्जांपल है। अगर तुम स्पोंजेस को देखो तो जो स्पॉन्ज होता है उसका बॉडी इस प्रकार का कुछ होगा। ठीक है, इसमें कई सारा छेद होता है, तो इसी छेद में ये पानी को भर लेता है। ठीक है, तो इस छेद में पानी भर लिया तो इसे फूल गया। अब जब ये फूल गया था, इसको जब तुम काटा था तो इक्वल पार्ट में भी नहीं बटा, क्योंकि भाई कहीं पे छेद ज्यादा है कहीं पे छेद कम है, इन्हें पानी ज्यादा भर गया इन्हें पानी कम भर गया, तो कहीं पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही नहीं है। जैसे में एक और पोरीफेरा, अगर इसका शेप ऐसा है, इसका डिफिनिट शेप नहीं है, पोरीफेरा का शेप ही नहीं डिफिनिट है, तो जब शेप ही डिफिनिट नहीं है तो वो सीडिपोडिया का यूज करके तो अपना शेप बदल देगा। जब शेप बदल देगा तो तुम कैसू काटोगे, तो अगर कोई हिसाब किताब है कैसू काटो, जब वो शेपे बार बार चेंज हो रहा है, तो एक बार मान लिए पहिलका बार शेप उसका ऐसे था, ऐसे काट दिए, दूसरा का बार शेप ऐसे बना लिया, ऐसे काट दिया, कहीं पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम का चीज ही नहीं, इसीलिए एसिमेट्रिकल में पोरीफेरा को डाल दिया गया है। दूसरा है हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या है, इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, टू आइडेंटिकल इक्वल पार्ट में डिवीजन होता है, बट डिवीजन के साथ साथ इसमें यह है कि लाइन सेंट्रल एक्सिस, जैसे हम ऑर्गन का डिवीजन कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म के पा रहे थे, तो ये जो लाइन को हम लोग पा रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सिमेट्री के रूप में ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये जो लाइन है ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए, और जब ये ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा रेडियल सिमेट्री में, तो जब ये पास करता है तो बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, चाहे वो किसी भी प्लेन से पास करे। प्लेन मैंने समझ में आता है, जैसे एक बार लाइन हम ऐसे तीर दिए तो एक बार लाइन ऐसे तीर देंगे, एक बार लाइन ऐसे तीर देंगे तो एक बार लाइन ऐसे तीर देंगे, एक बार ऐसे तीर देंगे एक बार ऐसे तीर देंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। तो मतलब तुम किसी भी प्लेन में रेडियल सिमेट्री में तीरो, अगर वो सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी को टू आइडेंटिकल इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड करेगा। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मिलता है हमारा हाइड्रा। वैसे तो फाइलम में आ जाएगा सोलेंट्रेटा, सिडनोफोरा, इचनोडर्मस। ठीक है, अब हाइड्रा की बात की जाए तो हाइड्रा का बॉडी डिजाइन ऐसा होता है। यहां पे तुम हाइड्रा को 3D व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे तुम हाइड्रा को 2D से देख रहे हैं, अगर तुम 3D से हाइड्रा को देखोगे तो हाइड्रा कुछ इस प्रकार का होगा। तो अगर तुम इसको चाहे ऐसे काट दो, एक बार ऐसे काटेगा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, ऐसे काटेगा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा, एक बार ऐसे काटा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन, एक बार ऐसे काटेगा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन, एक बार ऐसे काटेगा तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन। मतलब इसको ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, तो इसको जब तुम सोझे किसी भी प्लेन में काटोगे, इस मार्कर को हाइड्रा समझ लो 3D व्यू के हिसाब से, तो इसको किसी भी प्लेन में काटोगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवीजन दिखाएगा। जैसे देखो ना, इसको यहाँ से उड़ा दिए तो एने वाला इक्वल, फिर ऐसे उड़ा दिए तो एने वाला इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इस गिलास को देखो, ये गिलास तो है, तो एक बार गिलास के ऐसे काट दो, एक बार ऐसे उड़ा देंगे तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन, एक बार ऐसे उड़ा देंगे तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन, एक बार ऐसे उड़ा देंगे तो भी इक्वल पार्ट में डिवीजन, है कि नहीं है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सिर्फ लाइन सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए। और ये जो इस सर्कल का सेंटर, उसको हम लोग सेंट्रल एक्सिस मान लेते हैं। तो लाइन के तुम ऐसे भेजो चाहे ऐसे भेजो, बस सेंटर एक्सिस से पास करना चाहिए, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो सोलेंट्रेटा, सिडनोफोरा, इचनोडर्मस। सबसे बेहतर एग्जांपल हाइड्रा किस में आता है, सोलेंट्रेटा में। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने रेडियल सिमेट्री को समझा। आगे हम लोग बात करें तो आगे हमारा है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक ही प्लेन पे, यहाँ पे कोई भी प्लेन से भगाओ, लाइन इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं होगा।
यहाँ पे एनी प्लेन पे अगर लाइन सेंट्रल एक्सिस से पास करे तो इक्वल हाफ में बांटेगा, बट बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक प्लेन ही जो सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा, ओनली वन प्लेन, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, एक प्लेन, सिर्फ एक, ओनली वन। तो बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जो सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा और बॉडी को ओनली टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगा, ओनली एट ए वन प्लेन। जैसे हम इंसान को इमेजिन कर लो, इंसान को एक बार ही सिर्फ ऐसे उड़ाओगे, सीधा साधी ऐसे उड़ाओगे, तभी ये पार्ट इक्वल पार्ट में और ये पार्ट इक्वल पार्ट में बटेगा। ये ना कि हमारियों की ई लाइन है तो ऐसे काटोगे तो इक्वल इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, ठीक है। कहीं पे गोड़ आगे चल जाएगा, हाथ आगे चल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है कैसे कटेगा। तो सिर्फ एक ही प्लेन पे काट सकते हो, ठीक है। हम लोग को इमेजिन कर लो, तो मेन लाइन पासेस थ्रू द सेंटर लाइन एंड एट ओनली वन प्लेन, देखो लिखा हुआ at only one plane body divided into only two identical halves, एनीलिडिया आर्थ्रोपोडा। सबसे बेहतर एग्जांपल एनीलिडिया आर्थ्रोपोडा। जैसे में तुम कॉकरोच को देख लो, कॉकरोच है जो आर्थ्रोपोडा का पार्ट होता है। कॉकरोच कुछ इस प्रकार का होगा, अगर इधर एगो डंक है कॉकरोच के तो इधर भी एगो डंक होगा, अगर इधर एगो भी डंक है तो इधर भी एगो डंक होगा कॉकरोच के। जब तुम कॉकरोच को बीच में से, जब तुम कॉकरोच के बीच में जो ऐसे उड़ाओगे तब देखो एने भी तुमको डंक रह गया, एने भी तुमको डंक रह गया और बीच में से इक्वल पार्ट में बट गया। तो सिर्फ कॉकरोच में इक्वल डिवीजन देख सकता है तुम। तो बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल एनीलिडिया आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब हम लोगों ने चार्ट बनाया था फाइलम का याद करने का ट्रिक से, पुम्मा चप्पल चप्पल पर आम आम आम, मैं एक हरा चटनी से, तो हम लोगों ने ये पूरा ट्रिक बना के रख दिया था। इसको समझो ये क्या कहता है। ओरिफेरा तो ये सिमेट्रिकल है, अपोंजे जेकर कोई ना शेप के पता है, ना हाथ के पता है, ना बात के पता है। तो ओरिफेरा हो गया हमारा एसिमेट्रिकल, सोलेंट्रेटा और सिग्नोफोरा हो गया हमारा रेडियल सिमेट्री। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो मतलब ओरिफेरा एसिमेट्रिकल, सोलेंट्रेटा और सिग्नोफोरा बहुत ही रेडियल सिमेट्री, और प्लैटीहेलमाइंथस से लेकर चोटाटा तक, प्लैटीहेलमाइंथस से लेकर चोटाटा तक होता है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। सिर्फ इचिनोडर्मस को छोड़ के, इचिनोडर्माटा को छोड़ के। जब तुम एनसीईआरटी का वो चार्ट खोलोगे, जो चार्ट दिया हुआ है इसी चैप्टर में, उस चार्ट में देखना इचिनोडर्माटा पे स्टार लगाया हुआ है। तो इचिनोडर्माटा पे स्टार लगाने का मतलब ये है कि ये भलूक प्लैटीहेलमाइंथिस से ये लाइज कर रहा है चोरडाटा तक, प्लैटीहेलमाइंथिस से लेकर चोरडाटा तक लाइज कर रहा है। बट ये बाइलेटरल सिमेट्री को इसका एडल्ट नहीं दिखाता है, बट एडल्ट इचिनोडर्माटा हमारा दिखाता है रेडियल सिमेट्री को। प्लैटीहेलमाइंथिस और चोरडाटा के बीच में भी रहकर ये हमारा दिखाता है बात ही रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री को नहीं दिखाएगा। प्लैटीहेलमाइंथिस चोरडाटा के बीच में भी रहकर ये रेडियल सिमेट्री को दिखाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री को नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए इचिनोडर्माटा का स्टार लगा हुआ। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी रेडियल सिमेट्री को दिखाता है, इसीलिए इसको ऊपर तिलक चंदन सब लगा दिया गया एनसीईआरटी में। तो हेलो दोस्तों, ये जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ये कहानी शुरू होता है फर्टिलाइजेशन से एक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन तक, उसके अंदर टिश्यू और ऑर्गन के बनने तक का ये कहानी है। और ये कहानी समझना बहुत ही आसान है और मैं इसे आप लोगों को थाल में परोस के देने वाला। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट एक सेल का होता है। धीरे धीरे जाइगोट के इतने टुकड़े होते हैं कि बेचारा टुकड़ा में बिखरते बिखरते मल्टी सेलुलर बनता है, फिर उसे टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम में वो अलग चीज हो जाता है। आज हमें सिर्फ गैस्ट्रुलेशन पीरियड तक ही जाना है, तक जाना, इसके आगे हमें नहीं जाना। आज हमें यहाँ तक खाना है। तो जब जाइगोट बनता है तो एक सेल से 2 सेल होता है, 2 सेल से 4 सेल होगा, 4 सेल से 8 सेल होगा, 8 सेल से 16 सेल होगा, 16 सेल से 32 सेल होता है। और 32 के बाद हम थोड़ा सा 31 वाला ही हालत करेगा। इसके बाद इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो अलग रुख लेता है, मतलब वो अपनी रियल डेवलपमेंट के पोजीशन को छोड़कर एक रुख बदलता है और एम्ब्रियोनिक लेयर बनाना चालू करता है, जिसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं।
वो जर्म लेयर बनाना चालू करेगा, एम्ब्रॉयनिक लेयर बनाना चलेगा, जिसे हम लोग डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब बात समझो कि ये जर्म लेयर होता क्या है। जर्म लेयर चालू होता है बनने के बाद गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद, मतलब जब जाइगोट डिवीजन करते करते काफी ज्यादा सेल बना लेता है, काम भर सेल बना लेता है, तब ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड शुरू होता है। और ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद 3 गो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, 3 गो एम्ब्रॉयनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग इक्टोडर्म बोलते हैं। इक्टोडर्म बाहर, इक्टो मीन्स बाहर, इक्टो मीन्स बाहर। फिर देखो मीजोडर्म, जो ना बेचारा घर के है ना घाट के बीच में फांसा है, ना बेचारा खाई में गिरा ना बेचारा कुआं में गिरा, बीच में खड़ी है। और ये है जो इंडोडर्म, इंडोडर्म दम आउटर इनर लेयर है, ठीक है। अब बात समझो कि मीजोडर्म बनता कैसे है। बॉडी का डिवीजन होते होते जब जाइगोट का डिवीजन होता है तो जाइगोट इस फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले इक्टोडर्म और इंडोडर्म दिखना चालू होता है। देखो जब ये जाइगोट इस रूप में डेवलप हो जाता है, जाइगोट तो उसको नहीं कह सकते, जब सेल्स का ग्रुप बना लेता है जाइगोट, इसके अंदर ये फॉर्म ले लेता है, ये फॉर्म ले लेगा। ये जो फॉर्म है इसका आउटर पार्ट है, इसे इक्टोडर्म बोल रहे हैं, और ये जो पार्ट है हम लोग इसे इंडोडर्म बोलते हैं। फिर फर्दर डेवलपमेंट होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और इक्टो और इंडोडर्म से भी मान नहीं पाता है, तो यहाँ पे मीजोडर्म बन जाता है। ये देखो ये मीजोडर्म बन गया। ये सेल का जो गुत्था दिख रहा है यहाँ पे, ये सेलुलर लेयर होता है, सेलुलर लेयर इसको कहते हैं। ये सेल का लेयर रहता है, यहाँ पे गुत्था बनाएगा, यहाँ पे गुत्था बनाएगा, और ये जो सेल का गुत्था बनते जाता है, बनते जाता है, ये बहुत बड़ा चीज लेता है, और यही मीजोडर्म में बदल जाएगा। और फिर एट लास्ट ये बॉडी का हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखने लगता है। जैसे इंसान में माउथ ऊपर होगा, नीचे एनस होता है, बीच में गट होगा, ये आउटर लेयर है, इनर लेयर भी है, सब चीजें। और बिल्कुल उसी फॉर्म में ये कन्वर्ट होने लगता है, जिससे हमारा इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म ये सभी हमारे अंदर सेल, टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब मुझे बात बताओ, जर्म लेयर एक समय के बाद अपने अपने ऑर्गन में डेवलप करना चालू करेगा। मतलब जैसे में देखो इक्टोडर्म है तो वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, इक्टोडर्म यानी बाहर का। तो कोई भी देखो भाई, कोई भी घर के देखो, कोई भी घर के बाहर बाउंड्री क्यों मारता है, ड्यू टू प्रोटेक्शन, ठीक है। वो ड्यू टू प्रोटेक्शन कोई सेंस कर सके, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए बाहर इक्टोडर्म को बनाया जाता है। इक्टोडर्म क्या लेता है, आउटर बॉडी पार्ट, ये आउटर बॉडी पार्ट को बनाएगा। दूसरा ये सेंस ऑर्गन को रखेगा, ईयर, और ये नर्वस सिस्टम को भी, अपने नर्वस सिस्टम को भी इक्टोडर्म बनाता है, ठीक है। अब तुम कहोगे अभी नर्वस सिस्टम तो अंदर का पार्ट है, तो एक चीज तुम समझ लो, लोकेशन इज नॉट इक्वल टू जर्म लेयर। तुम एक खास लोकेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हो कि जर्म लेयर यही चीज को बनाएगा। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये खेत मेरा है, मैंने समझ गया कि ये मेरा खेत है, बट कोई भाई का तुम्हारे उसी में खेत है, ठीक। मतलब मान लो ये खेत है, मतलब मान लो कि एक खेत है, और यहाँ पे तुम्हारे कोई भाई का, यहाँ पे किसी और भाई का, यहाँ पे किसी और भाई का खेत है। तो तुम भाई प्रॉपर यहाँ पे बाउंड्री तो डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा है, नहीं, वहां सा बात है, नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तुम हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ ये लाल झंडी जितना दूर लौट रहा है उसा मेरा है, यहाँ पे हरिया झंडी जितना दूर लौट रहा है मेरा है, और ये मेरा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये जो जर्म लेयर है किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये हम लोकेशन के बेसिस पे नहीं बांट सकते हैं, ये बात समझ लो। लोकेशन के बेसिस पे हम नहीं बांट सकते हैं, बट हम कुछ नाम दे के जरूर बांट सकते हैं। जैसे में जो इक्टोडर्म है वो आउटर पार्ट ऑफ बॉडी बनाएगा, सेंस ऑर्गन बनाएगा, और नर्वस सिस्टम बनाएगा, ठीक है। कैसे से देखो, स्किन को बनाएगा, हेयर को बनाएगा, नेल को बनाएगा, आईज को बनाएगा, ईयर को बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मीजोडर्म। ये मीजोडर्म सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मीजोडर्म तो बीच का चीज है, मतलब इनर, मतलब बीच में है, ना बेचारा घर के ना बेचारा घाट के है। मीजोडर्म क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देने वाला चीज बनाएगा और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का चीज बनाएगा। यानी जो हमारे बॉडी को सपोर्ट देगा, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ये वो चीज को बनाता है। तो सपोर्ट हमें कौन देगा, ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, हार्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, किडनी बॉडी के अंदर सपोर्ट देता है, क्योंकि देखो यहाँ पे किडनी डालोगे तो स्ट्रक्चर तुम्हारे बॉडी का बना रहा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब मीजोडर्म में आएगा। अब इक्टोडर्म क्या करेगा, इक्टोडर्म देखो गट कैविटी इनर ऑर्गन, मतलब ये जो चीज तुम्हें दिख रहा है, ये जो चीज तुम्हें दिख रहा है, ये चीज, यही चीज है जो था हमारा इंडोडर्म, यही चीज था हमारा गट कैविटी, डाइजेस्टिव ट्यूब, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म।
तो ये हमारा हो गया मीजोडर्म, ये हमारा हो गया इक्टोडर्म, और ये हमारा हो गया इंडोडर्म। और ये इंडोडर्म को ही हम लोग गट कैविटी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है इंडोडर्म गट कैविटी। और यही फर्दर जाके डाइजेस्टिव ट्यूब को बनाता है, यानी एलिमेंट्री कनाल को बनाएगा। और ये जो काम करेगा, ये खाना खाने से लेकर पचाने तक का पूरा खेलना का जिम्मेदारी है इसका, ये गट कैविटी यानी इंडोडर्म का। तो देखो इंडोडर्म क्या बना रहा है, गट कैविटी को बनाएगा, इनर ऑर्गन को बनाएगा, जैसे में लीवर, पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड। तो कहने का सेंस ये है कि तुम सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हो कि कौन सा जर्म लेयर कौन से चीज में कन्वर्ट होगा। कहने का सेंस ये है। तो मैंने अब तुम्हें क्या बताया, जाइगोट से धीरे धीरे सेल डिवीजन करता है, एक टाइम के बाद गैस्ट्रुलेशन पीरियड शुरू होता है, उसके बाद वो दोस्ती तोड़ के हम थोड़ा से कट्टी वाला हालत करता है, कहानी को घुमाता है, एक अलग प्रकार का जर्म लेयर होता है। जर्म लेयर 3 प्रकार का होता है, कैसे कैसे कौन किस चीज में कन्वर्ट होगा। कभी भी जर्म लेयर का डेवलपमेंट लोकेशन पे बेस्ड नहीं होता, उसका कोई ना हाथ ना गोड़ है, वो कुछ में भी कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कोई गोड़ हाथ नहीं है। ठीक है, समझने की बात ये है। तो आई होप ये चीज तुम्हें यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक की। सबसे पहले समझो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। जब जर्म लेयर बन रहा था तो कोई 3 जर्म लेयर बनाया, कोई 2 जर्म लेयर बनाया, और किसी ने अलग पैटर्न को ही पकड़ लिया। मतलब किसी ने कहा कि मैं शीशा के गिलास में पानी पीऊंगा, किसी ने कहा स्टील में पानी पीऊंगा, किसी ने कहा ऐसे पी जाऊंगा। तो तीनों अलग चीज है। तो इसी के बेसिस पे इस जर्म लेयर की एक जर्म लेयर है, 2 है कि 3 है कि है ये नहीं है, इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, एक को ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक को डिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, हमारा तीनों जर्म रहेगा, इक्टोडर्म रहेगा, मीजोडर्म रहेगा और इंडोडर्म भी रहेगा। मीजोडर्म प्रेजेंट रहेगा, मतलब मीजोडर्म रहेगा ही रहेगा, मतलब इसमें मीजोडर्म रहेगा। अब देखो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जिसके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गन है या तो ऑर्गन सिस्टम है। आई रिपीट अगेन, जिसके पास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वही इस ट्रिप्लोब्लास्टिक को होल्ड कर सकता है, और किसी की औकात नहीं है। ठीक है, दूसरा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में ये कंटेन सिर्फ 2 ही जर्म लेयर को रखता है, ये 2 ही जर्म लेयर को रखेगा, एक तो हमारा इक्टोडर्म रहेगा और एक तो इंडोडर्म रहेगा। इक्टोडर्म रहेगा और एक तो हमारा इंडोडर्म रहेगा, बीच वाला मीजोडर्म गायब है। मीजोडर्म के जगह पे मीजोगैलिया पाया जाता है। और मीजोगैलिया की बात की जाए तो मीजोगैलिया होता है नॉन सेलुलर। मीजोगैलिया इज नॉन सेलुलर लेयर, ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, इसको देख सकते हैं आप, ये नॉन सेलुलर लेयर है। ठीक है, और मीजोडर्म इसमें एब्सेंट रहता है। इसका एग्जांपल ले लो सोलेंट्रेटा और सिटनोफोरा, क्योंकि ये दोनों ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों को हम लोगों ने रखा था तो डिप्लोब्लास्टिक में। आप देखो कैसे होता है, जैसे भाई जैसे ये ऑर्गेनिज्म रहता था, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म रहता था। ठीक है, तो अगर इसको बात की तो इसको हम लोग इक्टोडर्म कहते थे, इसको हम लोग इंडोडर्म कहते हैं, और ये जो बीच वाला था इसको हम लोग बोलते थे मीजोडर्म। बोलते थे कि नहीं बोलते थे। बट ये जो डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ये मीजोडर्म नहीं रहता है, ये मीजोडर्म रहेगा ही नहीं। ये जो बॉडी है इसमें मीजोडर्म रहता ही नहीं है, इसके मीजोडर्म की जगह पे यहाँ पे रहता है मीजोगैलिया। यहाँ पे मीजोडर्म रहता ही नहीं है, सेंटर ही जो बीच में है ये इक्टोडर्म है और ये इंडोडर्म है, इसके बीच में मीजोगैलिया ना रहकर मीजोडर्म ना रहकर मीजोगैलिया रहता है। बस यही डिफरेंस है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में। तो सैवी ने सोलेंट्रेटा सिटनोफोरा के बारे में पढ़ा कि ये दोनों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो डिप्लोब्लास्टिक एनालाइज करेगा। प्लैटिहेलमिन्थेस से लेकर चोटाटा या तो ऑर्गन है या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसे हम लोगों ने ट्रिप्लोब्लास्टिक में डाला। बट बेचारा पोरीफेरा को सब मुंह देख के इग्नोर कर रहा है, मतलब उसको कोई औकात ही नहीं दे रहा। बट बी द एजुकेशनल हो रहा, हम उसे भी वैल्यू देंगे। तो हम आज पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे कि पोरीफेरा के साथ क्या होता है। देखो पोरीफेरा का गेम थोड़ा पलट जाता है। ये जो पोरीफेरा है ये लूज सेल है। पोरीफेरा ग्रुप ऑफ सेल तो रखा है, बट ये ग्रुप ऑफ सेल के बीच में एकता नहीं है, मतलब लूजली बाउंडेड है। और लूजली बाउंडेड होने के कारण हम इसे सेल एग्रीगेट बोलते हैं, बट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते हैं, इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं। आप देखो पोरीफेरा के साथ खिलवाड़ किया, बेचारा पोरीफेरा धारा के धारा रह गया छोटा चीज, और डिप्लोब्लास्टिक इसका औकात के बाहर का चीज है। तो देखो पोरीफेरा मेहनत करते 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 डिप्लोब्लास्टिक के अपने औकात तक, अपना उसका जितना औकात है उतनी औकात तक उसने डिप्लोब्लास्टिक को
छापा छापा, बट वो कहते ना है कि जीरोक्स में भी कभी कभी दाग लग जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये डिप्लोप्लास्टिक का कॉपी किया, बट डिप्लोप्लास्टिक ना बनकर ये बन गया रिड्यूस डिप्लोप्लास्टिक। अब ये नया खेलना हमारे पास आ जाता है। अब रिड्यूस डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, जैसे में एक तो नॉर्मल डिप्लोप्लास्टिक सेल को देखा जाए तो बेचारा के पास डट कैविटी बीच में है, इक्टोडर्म है, बाहर का लेयर है, इंडोडर्म भी है, मतलब इक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, और बीच में नॉन सेलुलर लेयर है जिसे हम लोग मीजोगैलिया बोल रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, रेड्यूस्ड डिप्लोप्लास्टिक में ये बेचारा भी बहुत मेहनत किया, पोरिफेरा अपना पूरा औकात लगा दिया, अपना पूरा क्षमता लगा दिया कॉपी करने के लिए डिप्लोप्लास्टिक को, और इसने कॉपी करके आउटर लेयर बनाया, इसको पैनिकोडर्म को बनाया आउटर लेयर, और ये जो इंडोडर्म है, ये जो इंडोडर्म के जगह पे बनाया बेचारा चैनोडर्म बनाया, ठीक है। और बीच में ये जो मीजोगैलिया लेयर की जगह पे ये भर दिया मीजोफाइल का, जो जेली लाइक मैट्रिक्स है। मतलब बेचारा कॉपी करते करते इक्टोडर्म तो नहीं बना पाया, बट आउटर लेयर की जगह पे पिनाकोडर्म बना दिया। इनर लेयर पे वो इंडोडर्म नहीं बना पाया, पर बेचारा चायनेओडर्म बना दिया। बेचारा मीजोगैलिया नहीं बना पाया, बट मीजोफाइल जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको बना दिया, ठीक है। बेचारे ने अपनी औकात से ज्यादा मेहनत किया, तो इस चीज के लिए पोरिफेरा के लिए हम लोग ताली बजा सकते हैं। और हमने it is also a following but it also follow the similar structure, ये बिल्कुल उसी प्रकार का स्ट्रक्चर को फॉलो किया, बट इट इज नॉट ए जर्म लेयर। ये जो ये पिनाकोडर्म बनाया, चैनोडर्म बनाया, मीजोफाइल बनाया, इसको हम जर्म लेयर नहीं बोल सकते। इसने बहुत मेहनत किया, पर उतना मेहनत नहीं किया कि वहां पे चल जाए, तो इसको हम लोग जर्म लेयर नहीं बना सकते। तो आई होप तुम लोगों को ये पूरा चीज समझा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।